Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो आप अलग अलग तरह से हमसे पूछते हैं, मेल पे, कमेंट्स में। पहला सवाल है ओमकार दड़पे का। उन्होंने पूछा है कि हर कोई बंगाल चुनाव की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि असम में भी बहुत बढ़िया चुनाव हो सकता है और ये एक अनदर बैटल ग्राउंड बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस प्लस AIUDF, ये वो पूछ रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है निखिल आपको ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप खुद असम जाने वाले हैं। मैं अभी जाने वाला हूं, तो ओमकार, आपके सवालों के थोड़े से बेहतर जवाब हो सकता है हमारे पास अगले हफ्ते से हो। आज शाम ही हम निकलेंगे और अगले हफ्ते से आप असम की ग्राउंड फील्ड रिपोर्टिंग देख पाएंगे। लेकिन अभी तक के जो जितना अध्ययन हम यहाँ से कर पाए हैं उसके आधार पे और जो कुछ आपको ओपिनियन पोल्स मिले हैं उसमें ये दिखता है कि एक एज बीजेपी के पास वहाँ पे पहले से है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल भी है। उनके पास एक जिसको एक नेचुरल क्लेमेंट टू पावर माना जाता है, हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत स्ट्रांग लीडर भी है। जो दूसरी साइड है, जो कांग्रेस प्लस AIUDF और जो उन्होंने 5 और पार्टीज़ के साथ में गठबंधन किया है, उनके पास कोई ऐसा एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे कोई चेहरा नहीं है, पहली चीज़। उसके बाद उनके एक दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि पहले ये मान के चला जा रहा था कि असम में बीजेपी के खिलाफ जो सेंटिमेंट पैदा हुआ है, CA और NRC का जो मूवमेंट चला पूरा, उसके बाद जो कोविड में छटता है, लेकिन वो एक सेंटिमेंट तो अभी भी कम से कम अपर असम में तो है ही, तो उस चीज़ को कहीं कैच कर जाते हैं। लेकिन जो पार्टीज़ वो राजनीति कर रही हैं, राजदोर दल है और जातीय परिषद है, वो भी पहले तो वो इस अलायंस में नहीं जाते हैं प्रशांत, कांग्रेस प्लस AIUDF के, ठीक है। और फिर अभी ये हो रहा है कि अखिल गोगोई अटैक कर रहे हैं कांग्रेस को कि आपने बदरुद्दीन अजमल के साथ में मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो होगा क्या? अब जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग असम को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि इफ़ एट ऑल ये होता, मतलब बीजेपी वर्सेस अदर्स वो इलेक्शन होता भी, तो वो वर्सेस अदर्स में आपको पहले ही एक फ्रैक्चर मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा जो पोल प्लैंक वहाँ पे हो सकता था अगर उस पर काम किया जाता, लोग कह रहे हैं सत्ताधारी दल के खिलाफ, तो वो CA NRC था, क्योंकि उसको लेकर के लोग बहुत भावुक है वहाँ पे। लेकिन ना उस तरह से ब्रांडिंग या प्रचार हो पाया, उस मुद्दे को उस तरह से भुनाने में भी गुंजाइश रह गई। और फिलहाल एक इन फाइटिंग आपको दिखती है उसी साइड में, क्योंकि अगर ये होगा कि कांग्रेस AIUDF उस प्लैंक पर अगर जाते हैं और राइजोर दल और जातीय परिषद और जो बाकी दल हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या ये एक दूसरे के वोट्स को ये मतलब प्रभावित करेंगे, एक दूसरे के वोट खाएंगे? ये चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन बेहतर जवाब, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब हम पहुंचते हैं असम, वहां पे फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, तब जरूर एक चीज बस मैं निखिल इसमें जोड़ दूं, बस मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो इंटरनल रिफ्ट है असम के अंदर, वो भी एक बड़ा कारण बनेगी। जो आज एज बीजेपी के पास है, इसके पीछे वो भी एक बड़ी वजह है। बस मैं इतना ही जोड़ना चाहता था, क्योंकि तरुण गोगोई कुछ समय नहीं रहे और उनके बेटे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, क्योंकि हार की आशंका ऐसी जताई जा रही है। तो ये सब कुल मिलाकर, और वहां के जो अध्यक्ष हैं रूपेन बोरा, उनको लेकर कुछ असहमतियां हैं पार्टी के अंदर, जो वहां के जानकार बताते हैं, पार्टी सूत्रों से जो जानकारी हमें हासिल हुई है। तरुण गोगोई का मतलब वहां पे स्टेट के अंदर कोई सक्सेसर ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को, मतलब तरुण गोगोई अपने आप में भी एक लीडर थे, सेकंड लाइन लीडरशिप होती है जो हम कहते हैं, नहीं बना पाई कांग्रेस। तरुण गोगोई के रहते ये नहीं हो पाया कि मतलब पार्टी का काम और पार्टी की जो बागडोर है वो किसके हाथ में जाएगी। उन्होंने वो अपने बेटे की पोजीशनिंग उन्होंने जरूर की, लेकिन वो अभी उतने, और उनका एक्सेप्टेंस भी पार्टी में उस लेवल पे नहीं हो पाया कि पूरी की पूरी पार्टी बिना टूटे हुए एक तौर पे उन्हें नेता मान ले। ये भी बड़ा सेंटर में आकर के वहां वो डिप्टी LOP हो गए है ना, अधीर रंजन की डिप्टी हैं वो पार्लियामेंट में, लेकिन वो उतना बड़ा नाम ना केंद्र ना राज्य में है फिलहाल, जितना बड़ा नाम उनके पिता का था। अगला सवाल हिमांशु जोशी ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को रोड सेफ्टी गाइडलाइंस लेकर आनी चाहिए उन नेताओं के लिए जो रैलियों में कार के ऊपर चढ़ते हैं और ना अपनी ना अपने समर्थकों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं?
अगर अलग से कोई गाइडलाइन नहीं भी है तभी भी इलेक्शन कमीशन ये मान के चलता है कि जितने भी कानून पहले से हैं, और वेस्ट बंगाल, मतलब लोग जीके के सवाल की तरह बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तरह का क्लाइमेट बंगाल में आपको मिलता है, बर्फ़ से लेकर के सीधे आप कोस्ट तक के जाते हो, उतना डिफरेंस और किसी स्टेट में नहीं। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक साइंस भी वेस्ट बंगाल में ही हैं, रूल्स भी वहीं पे हैं। लेकिन जो और इलेक्शन कमीशन ये मान के चलता है कि आप सारे नियमों का पालन करेंगे, लेकिन वो जो डिसरिगार्ड वाली दिक्कत है, अगर इसी एक नया नियम लेकर आ भी जाए कि आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, बड़ा मुश्किल है कि नेता या उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता उसको माने। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अपनी पर्सनल सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, और आप जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपके समर्थकों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आम है कि आप पैर के ऊपर से निकलने वाले इंसिडेंट हमने खूब सुना है, ये रथवत वो बहुत इजीली किसी के पैर के ऊपर से निकलता है। इसमें मुझे लगता है निखिल, जो बड़ा सवाल है कि जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो ऑलरेडी रूल्स हमारे पास हैं, उनका एनफोर्समेंट अगर ढंग से हो जाए, मतलब एनफोर्समेंट बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है इस चुनाव के दौर में, तो एनफोर्समेंट बॉडी है वो। अब एनफोर्समेंट बॉडी अगर अपना काम ठीक से करती है तो आधी समस्याओं का हल तो वहीं हो जाएगा। तो ज्यादातर चीजों में हमें ये देखने को मिलता है कि एनफोर्समेंट में कमजोरी होने की वजह से, और वहीं लोग फिर टीका टिप्पणी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन है कि नोटिस कमीशन है। लोग कहते हैं कि आप नोटिस देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत है ये लोगों की। अगला सवाल अग्रवाल जी ने नाम दिया है अपना, ठीक है। वो कह रहे हैं, निखिल सच बताओ, तबीयत खराब है बोलकर छुट्टी ली है, कहाँ घूमने गए हो? तो मैं वापस आ गया हूँ स्टूडियो में, मैं कहीं नहीं था, मैं यहीं था नोएडा में ही, और अपने घर पे खांस रहा था। अभी ठीक हुई है, सारी रिपोर्ट, कोविड टेस्ट कराया है ना? कोविड टेस्ट करवा लिया है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है अभी रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले। तो छुट्टी ऐसे मिलती नहीं है ना, बाकी लोग भी तो देख रहे हैं। और फिर अभी आप मौसम देखिए, मार्च अप्रैल को आदमी वैसे भी छुट्टी नहीं लेना चाहता है? तो अगला सवाल अर्पण जैन का है। अर्पण जैन, आप जवाब देंगे इनका। ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट पॉलिटिक्स भारत में, उसके ऊपर हिंदी में या अंग्रेजी में आप कोई किताब उनको सुझाएंगे क्या? या आप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ जरूर आपको सजेस्ट कर सकता हूं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना पसंद करते हैं तो आप ज्योति बासु का मेमोइर्स पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। द फर्स्ट नक्सल नाम से एक मेमोइर है कानू सन्याल की, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा क्रिटिकल अगर लेफ्ट से कुछ पढ़ना चाहते हैं, द फीनिक्स मूवमेंट एक किताब है, चैलेंजेस कॉन्फ्रंटिंग द इंडियन लेफ्ट, प्रफुल्ल बिदवई की एक किताब है, फिनिक्स मूवमेंट चैलेंजेस कॉन्फ्रंटिंग द इंडियन लेफ्ट, ये आप पढ़ सकते हैं। आप नो फ्री लेफ्ट पढ़ सकते हैं विजय प्रसाद का, वो भी भारत पर आधारित है। आप हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट पढ़ सकते हैं, हरिकिशन सिंह सुरजीत की किताब है, ये फॉर्मेटिव ईयर्स पर होगी। आप हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट पर पढ़ सकते हैं, पीसी जोशी की किताब है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैम्फलेट्स ऑन इंडियन कम्युनिज्म इस नाम से अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, उसके अंदर तमाम सारी किताबें मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इस वजह से मैंने अंग्रेजी की किताबें आपको सजेस्ट की। आप द फ्रंटलाइन ईयर्स पढ़ सकते हैं ईएमएस नंबूदरी पद का। पूरी दुनिया में जो पहली मतलब दूसरी कम्युनिस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी वो भारत में थी और वो केरल में थी, और ईएमएस नंबूदरी पद उसके मुख्यमंत्री थे केरल के। तो द फ्रंटलाइन ईयर्स नाम से किताब ईएमएस नंबूदरी पद की है। अगला सवाल निखिल। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, इफ द कांग्रेस एंड लेफ्ट रियली केयर्ड अबाउट द सॉर्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, देन व्हाई आई ओनली get to know about Mughal and British in my school textbooks as if Hindus never existed or played a role in history? ये मतलब इसका ये काफ़ी एक पॉलिटिकली लोडेड सवाल है, और ये एक मान्यता है, धारणा है कि भारत में इतिहास को एक तरह से लिखा गया है और उससे पूरा नहीं लिखा गया है। बहुत लोग इस धारणा से डिसएग्री करते हैं, या फिर मतलब वो जो एक चार्ज लगाया जाता है हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस पे कि उन्होंने कुछ चीज़ें जानबूझ के नेगलेक्ट की। हम जिस स्कूल में हमें भेजा गया था वहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें होती थी प्रशांत, और एनसीईआरटी मतलब काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं काफ़ी एक उसका 360 डिग्री में चलता है, कम से कम एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के। और जो जब मैं स्कूल में होता था तब की बात है ये।
तो एक ये ज़रूर है कि आपको मुगल हिस्ट्री आप पढ़ते हो, लेकिन फिर वो टाइम के साथ है कि आप पहले एंशियंट किंगडम्स जब आप पढ़ते हो, जब मुगल नहीं थे तब आप उनके कुषाण और चोल और बाकी इन सारे राजाओं के बारे में पढ़ते हो, और फिर वो क्लासेस में आप आगे बढ़ते हुए आते हो तो ये आपको 8-9 के आसपास आप बेसिकली क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजी में चलता है। और आप हाई स्कूल में आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हो हिंदुस्तान का, और अगर आप पॉल साइंस लोगे तो फिर आप जो मतलब आज़ादी के बाद भारत में जो हुआ, संविधान सभा वगैरह इत्यादि 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 चीज़ें पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी का ये फ्लो है, तो मैं तो यही मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इसके अंदर कोई चीज़ कम या ज़्यादा है, लेकिन ये एक शिकायत है, और इस चीज़ को लेकर के जो रूलिंग अभी डिस्पेंसेशन है वो इस चीज़ में लगभग मानता भी है कि इतिहास को एक और नज़र मतलब एक और पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है। तो गोविंद अग्रवाल शायद आप उस दिशा में हैं। एक सवाल हमने वो रखा था, आप ये व्हाट इज द इफेक्ट, इनका नाम है उद्देश्य ठाकुर, इनका नाम है हमारे व्यूअर का। इन्होंने पूछा है कि आईएसएफ कांग्रेस अलायंस का पश्चिम बंगाल में मतलब क्या रोल रहेगा, और ये बीजेपी को हेल्प करेगा या तृणमूल को हेल्प करेगा? निखिल, मेरी समझ से अगर आप मैं पश्चिम बंगाल अब जब घूम कर आया, मैं अपनी समझ से ये बात कह सकता हूँ कि आईएसएफ कांग्रेस अलायंस ने, आईएसएफ कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस ने कहीं ना कहीं परसेप्शन की जो लड़ाई है, जहां पर ममता बनर्जी अकेली ऐसी मानी जाती थी, जो मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ही जाएगी, ऐसा माना जाता था पश्चिम बंगाल में। और 2019 में वो और मजबूत हुआ, मतलब कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत पाई, वामपंथी पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली, और सारा कंसोलिडेशन। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा ने एक स्टडी किया था जिसने बताया था कि 70% मुस्लिम कंसोलिडेशन ममता बनर्जी के साथ हुआ। एटलीस्ट इस परसेप्शन को तोड़ने में आईएसएफ के एंट्री से, सीपीएम कांग्रेस और आईएसएफ का जो अलायंस हुआ है, आईएसएफ जुड़ जाने से ये जो परसेप्शन था पूरा कि एक ही पार्टी के पास वो वोट जा रही है, ये तोड़ने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब ये परसेप्शन चला जाता है लोगों के बीच और लोग ये मानने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का कुछ हद तक बंटवारा हो सकता है, ऐसे में ये मेरा अजम्पशन है। और जब मैंने लोगों से बात की तो कुछ लोग ऐसे मिले जो आईएसएफ की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों के अंदर भी गरीबों की बात करते हैं, जिसका जाहिर तौर पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथन मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में भी जिक्र है। और उस बात को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अब्बास सिद्दीकी के साथ काफी सारे मुस्लिम रेस्पोंडेंट जब हम बात करने गए थे देखने को हमें मिला था, जो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के करप्शन, तोलाबाजी, इन चीजों से नाराज हैं। तोलाबाजी मतलब मैं समझा नहीं। तोलाबाजी का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप अगर एक घर बना रहे हैं, मतलब आप घर बना रहे हैं तो आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता को आपको पैसा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों ने जो हमसे फील्ड में बताया है। ये क्या मतलब वहां पे होता रहा है या फिर ये तृणमूल देखिए, ऐसा नहीं है कि वामपंथियों के शासन में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, होता था। पर और ये पैसे क्यों है, मतलब ये किस चीज के? देखिए, वो जो पार्टी सोसाइटी की हम बात करते हैं ना, जब वामपंथियों का शासन रहा, हर चीज में पार्टी होती थी। अगर आपको शादी करनी है तो भी पार्टी होगी। तो पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो होती थी, उसका दखल होता था, वो बताती थी, और बाकी सारी चीजों में ये चीजें होती थी। लेकिन उसमें जो अमाउंट होता था वो बहुत मिनिस्क्यूल होता था, कम होता था। तृणमूल कांग्रेस के रिजीम में जो चीज बदल गई वो ये हो गया कि अगर आप इंदिरा आवास योजना में आपको 1,20,000 मिलने हैं तो आपको उसका आधा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के पार्टी को देना पड़ेगा। ऐसा लोग दावा करते हैं और हमारे पास वीडियो बाइट्स हैं, उन्होंने हमसे बातचीत की है। तो ये जो तोलाबाजी को लेकर जो सवाल, करप्शन, आम्फान को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बातचीत की, तो आम्फान को लेकर जो गुस्सा है, तो और जिस इलाके में आम्फान हुआ था वहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी है, तो आम्फान का जो नुकसान का पैसा आया था वो पैसा जिनको जरूरतमंद थे, जिनको मिलना था, उनको नहीं पहुंचा। ऐसे में क्या है, जो वो गुस्सा है ना, वो उसका रेजोनेशन थोड़ा बहुत आईएसएफ के साथ दिखता है। तो ये मेरी धारणा है कि अगर 1 या 2% का भी स्विंग हो जाता है तो वो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को नुकसान है और बीजेपी को फायदा है। सीपीएम के लिए एक भारी नुकसान है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आईएसएफ लड़ रही है चुनाव, लेकिन वहां से उम्मीदवार एक्चुअली वो सीपीएम के हैं। उदाहरण के तौर पे माही साडाल एक सीट है जहां पर विक्रम चैटर्जी उम्मीदवार हैं, सीपीएम के
नेता है लेकिन टिकट आईएसएफ का है, तो बड़ा ही हॉच पॉच एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हो गया है, और ये अलायंस मेरी समझ से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, इसी नोट के साथ नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिफारिश। सिफारिश, क्या सिफारिश है आपकी प्रशांत? अभी आप भी बड़े बिजी हो जाएंगे, लेकिन जो ये एक वीकेंड है उसमें क्या चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो आपको देखते हैं सुनते हैं वो क्या पढ़ें क्या देखें? आप शुरुआत करिए। मैं शुरुआत कर लेता हूँ। शुरुआत मैं तो अपनी लिख के लाता हूँ भाई। अभी अभी बड़ी प्यारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आई है द डिग नाम की, और जो सुटनहू ट्रेजर मतलब जो माने जाते हैं वहाँ पे, ब्रिटेन में है ये, और वहाँ पे बहुत पुराने टीले थे मिट्टी के, और उसके नीचे एक बहुत पुराना मतलब विचार था कि इसके अंदर कोई ख़जाना छुपा हुआ है, और काफ़ी समय तक के उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन जब होती है तब वहाँ पे एक लैंड लेडी होती है जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो वहाँ पे एक छोटे से, मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता, वो एक बेसिकली एक एक्सकेवेटर होते हैं, मतलब उस ट्रेनिंग में होते हैं, और उनके प्रयासों से वो ख़जाना बाहर निकलता है। तो वो उसकी कहानी, हमने इस तरह की चीज़ों पर बड़ी कम फिल्में देखी होती हैं प्रशांत, आर्कियोलॉजी और इस तरह की, और वो बड़ी शांत, मतलब जिसको कहते हैं ना स्लो बर्नर, तो वैसी शांत फिल्में जिनको देखने में आनंद आता है उनके लिए द डिग बहुत अच्छी है, नेटफ्लिक्स पे देखी जा सकती है। और मैं किताब सजेस्ट कर देता हूँ। कीजिए। पिछले दिनों मैं पंजाब को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल घूमा हूँ और पार्टीशन का बैगेज पश्चिम बंगाल ने ज़रूर झेला था, पंजाब ने भी झेला था। तो पंजाब पर मैंने किताब पढ़नी शुरू की है, काफ़ी रोचक लग रही है मुझे। द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब खुशवंत सिंह की किताब है। कुछ लोग उस शख्स से अग्री नहीं करते होंगे, उनके कुछ कृत्य से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, या उससे वाकिफ़ नहीं, मतलब पसंद नहीं करते होंगे अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, लेकिन वो किताब मुझे अच्छी लग रही है और मुझे लगता है आप लोगों को पढ़नी चाहिए। द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब खुशवंत सिंह की किताब है।